Do you want to know? सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इसके पहले लेक्चर में हमने आरएमएस वैल्यू निकालना सीखा था और उससे पहले हमने एवरेज वैल्यू निकालना सीखा था। तो कोई भी फंक्शन, करंट या वोल्टेज का कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जावे तो उससे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है अब आप जानते हैं ना। हमने एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी देखा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किट थियरी। इसका क्या मतलब है कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो आपका करंट कैसा होगा, वोल्टेज कैसा होगा, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसा होगा, उन दोनों का वेव डायग्राम कैसा होगा। अगर इंडक्टर लगा हो या अगर कैपेसिटर लगा हो तो कैसे करंट और वोल्टेज आपस में बिहेव करेंगे, वो हमें पढ़ना है। ये सब हम कब पढ़ने वाले हैं? जब एसी सोर्स अवेलेबल हो। देखो, इन तीनों चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डीसी करंट के लिए, है ना। एक बैटरी होती थी, इंडक्टर में से पास किया, कैपेसिटर में से पास किया, वोल्टेज ड्रॉप हुआ एंड वगैरह वगैरह। अब एसी सोर्स में किस तरीके से बिहेवियर रहेगा वो हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रेजिस्टर के लिए, सिर्फ इंडक्टर के लिए और सिर्फ कैपेसिटर के लिए। अब इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनका कॉम्बिनेशन, कि अगर एलआर सर्किट हो तो क्या होगा। एलआर मतलब कि इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों लगे हो तो, या आरसी सर्किट यानी कि रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हो तो, या तो फिर इंडक्टर कैपेसिटर, या तो फिर तीनों लगे हो तो कैसे इनका बिहेवियर रहेगा, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले। बच्चा लोग, वो सारी थियरी आज के थियरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उनमें जो लॉजिक लगाना है उसका बेसिक हम आज सीखने वाले हैं। सो अगर आज का लेक्चर आपने मिस कर दिया या आज का लेक्चर अच्छे से नहीं आपने अटेंड किया तो आपको आने वाले 2 या 3 लेक्चर समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। सो प्लीज यहां देखना, बहुत ही बेसिक बातें होगी, बहुत ही मजा आएगा। चलिए शुरू करें। मैं यहाँ पे तीनों ही कंपैरिजन टाइप में लेता जाऊंगा। पहले हम ले लेते हैं प्योरली रेजिस्टिव। फिर यहां पे मैं ले लेता हूं प्योरली इंडक्टिव एंड यहां पे ले लेता हूं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी जगह ज्यादा दे देते हैं, प्योरली कैपेसिटिव। ओके। अब देखिए, एक एसी सोर्स है जिसके साथ हम एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पे एक एसी सोर्स के साथ हम इंडक्टर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है L, और यहां पे हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर। ठीक है। अब यहां से वोल्टेज कितना निकल रहा है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली वही सारी चीजें होगी इधर भी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके। ओके। अच्छा बच्चे लोग, अब जरा ध्यान से देखना, हम यहां पे ना केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है भाई, यहां का करंट वोल्टेज यहां से वोल्टेज, अब यहां पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, है ना। अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, V, देखो ये बैटरी है, हम इसका वोल्टेज अभी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। क्यों? करंट यहां से निकल रहा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने इसके वोल्टेज को पॉजिटिव क्यों लिया? अगर आपको याद हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते थे तो हम वोल्टेज को प्लस में लेते थे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते थे तो हम वोल्टेज को माइनस में लेते थे। याद आया कुछ? अब यहां पे करंट इधर फ्लो हो रहा है। अब इस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। देखो, हमको पता है कि एसी करंट तो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, बट अभी हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समय पे करंट मान लो ऐसा जा रहा है,
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज करंट तो पॉजिटिव से निकलता है। तो यहां से यहां जाएंगे तो कैसा वोल्टेज हो जाएगा, प्लस। सो प्लस V। अब करंट की डायरेक्शन में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो -IR इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वहां ले जाओ। सो V इज इक्वल टू IR। सो I क्या हो जाएगा यहाँ पे, V/R। अच्छा, यहाँ पे कौन सा V लेंगे, अब V के बदले में ये वैल्यू रख दूं, V0 sin ओमेगा t अपॉन R। ये V0/R क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। इसका मतलब जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट को। देखो यहां पे कुछ चेंज नहीं आया। ओके, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी चेंज नहीं आया, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। देखो मैं आपको समझाऊं। बच्चा ये जो ओमेगा टी होता है ना, साइन के साथ जो एंगल लगा रहता है उसको हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं उसको, फेस। फेस का एक सिंपल मीनिंग है एंगल। आपका जो वोल्टेज है वो कितने एंगल के साथ निकल रहा है, ठीक है, एक सिंपल फेस। अब जैसे वोल्टेज का एक फेज है वैसे करंट का भी एक फेज है, ओमेगा टी। अब यहां पे ध्यान से देखो तो वोल्टेज का फेज और करंट का फेज सेम है, मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। अच्छा, ये एंगल किसके साथ बना रहे हैं, चलो सपोज करो कि आपस में कोई एंगल है। अब इन दोनों का फेज सेम है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 0। डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज चलता जाएगा वैसे वैसे करंट चलता जाएगा। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं तो आपको कुछ डिफरेंस समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, यही चीज इसके लिए देखें। यहां पे भी मैं KVL लगाऊं, अकॉर्डिंग टू KVL प्लस V इज माइनस करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव। अच्छा, इंडक्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता था, तो बच्चा हमने पढ़ रखा है ना, EMF इज इक्वल टू L di/dt। कुछ याद आया, फेराडेज लॉ, किसी भी कॉइल में EMF कितना जनरेट होता था, L di/dt। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं L di/dt इज इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाते हैं, V इज इक्वल टू L di/dt। बच्चा लोग di को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो di इज इक्वल टू ये इधर V dt बाय L। मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। चलिए दोनों का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले V की फॉर्मूला लिख दो, V0 sin ओमेगा t dt अपॉन L। ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्यों, बिकॉज हमें तो करंट चाहिए। सो I इज इक्वल टू, देखो V0 और L दोनों कांस्टेंट है। ये जो V0 होगा ये तो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी। सो उसको बाहर ले लेते हैं, और L इंडक्टेंस वो भी कांस्टेंट रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, याद है ना L का मतलब। सो ये V0 और L को बाहर ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे, sin ओमेगा t dt। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, V0 बाय L। sin का इंटीग्रेशन cos ओमेगा t, एंड ये ओमेगा एक्स्ट्रा है तो वो डिवीजन में। बच्चा लोग मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा टर्म को डिवाइड किया जाता है। बार बार एक ही चीज बच्चा लोग हम लोग कर रहे हैं, प्लीज इसको भूलना मत, यहाँ पे मिस्टेक करना मत। ओके, क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं, V0 बाय LW cos ओमेगा t। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो V0 बाय L ओमेगा है ना, ये हमको दे देगा यहाँ पे I0। ये क्या देगा हमको, मैक्सिमम करंट देगा। अच्छा एक चीज बताओ, I की वैल्यू तो होती है V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर ये मुझे I0 दे रहा है, I0 cos ओमेगा t, अगर ये मुझे I0 दे रहा है, इसका मतलब ये जो L ओमेगा है, क्या ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है सर्किट में,
करंट की फॉर्मूला क्या होती है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहां पे V नॉट बाय L ओमेगा, ये मिलके मुझे दे रहा है I नॉट। इसका मतलब ये जो L ओमेगा है, क्या ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा? यस। तो यहां पे जरा नोट करके लिखना, L ओमेगा इज लाइक द रेजिस्टेंस, लाइक द रेजिस्टेंस। अब बच्चा लोग इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखा जाता है, XL, L इंटू ओमेगा इज इक्वल टू XL, और इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब जब आप इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस छुपा होता है जो करंट को रोकने का काम कर रहा है, और उसको हमने एक नवा नाम दे दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका सिंबल क्या फिक्स कर दिया? XL, और उसकी फॉर्मूला क्या बन गई? L इंटू ओमेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? अरे भाई ये रेजिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम। सिंपल, यूनिट विल रिमेन सेम, ओम। समझ आया बच्चा लोग? तो जरा ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मुझे क्या चेक करना है कि करंट वोल्टेज से पीछे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, कि साथ में चल रहा है। देखो हमने एक चीज देखा था कि इंडक्टर क्या करता है? करंट को स्टोर करने का काम करता है। वो क्या करता था? करंट को स्टोर करता था, जैसे कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता था और जरूरत पड़ने पे छोड़ता था। याद है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। वैसे इंडक्टर क्या करता है? करंट को पकड़ के रखता है एंड जरूर पड़ने पे छोड़ता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो मेरे को क्या देखना है? फेज डिफरेंस देखना है। फेज डिफरेंस कब चेक कर पाऊंगा? जब यहां का और यहां का फंक्शन सेम हो। यहां पे क्या है? साइन, तो मुझे यहां पे भी साइन लाना पड़ेगा। अच्छा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। पाई बाय 2 लिख सकते हो ना, 90। अरे 10th में पढ़ा था ना कि अगर आप 90 माइनस समथिंग लिखो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो मैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखूं तो ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक चीज, एक गलती कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। सो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब मैं क्या करता हूं? ये माइनस को इसके अंदर भेज देता हूं। जिन बच्चों को पता हो इट्स गुड, जिनको नहीं पता हो ध्यान देना। साइन ऑफ माइनस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं माइनस को बाहर ला सकता हूं तो वही माइनस को वापस अंदर भी लेके जा सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं? ये माइनस को इसके अंदर ले जाता हूं। इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो बच्चा अब जरा ध्यान से देखो, I की वैल्यू क्या आ गई? आई नॉट साइन, यहां भी आई नॉट साइन। अच्छा, इसका फेस क्या है? इसका एंगल क्या है? ओमेगा टी। और इसका एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब अगर मैं एंगल की बात करूं तो क्या करंट पीछे चल रहा है? यस। अब फेस डिफरेंस है, आप देखो ना, ओमेगा टी इसको और इसको माइनस कर दो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अभी के लिए काम करो, अभी इतना रखो, मैं आपको वो भी समझाता हूं कि 90 डिग्री पीछे चलने का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक चीज और देखो, अभी हमको बच्चा लोग फेजर डायग्राम देखना है। 2 डायग्राम देखने, फेजर और वेव, तीनों के लिए देखने। ठीक है, पहले हम एक बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर उसके लिए डायग्राम्स भी देख लेंगे। अब एक चीज यार ध्यान देना, मैं यहां पे पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकता था और पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकता था। देखो ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2। आप सबको इतना पता होगा कि यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है,
यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, पता है ना, ये तो आई थिंक सबने पढ़ रखा होगा। अब मैं 90 माइनस पाई बाय 2 करूं, मतलब इधर भी साइन पॉजिटिव, मैं 90 प्लस पाई बाय 2 करूं, पाई बाय 2 प्लस करूं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैंने माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? बच्चा लोग एक चीज याद रखना, कभी भी आप करो आपको ओमेगा टी को प्लस रखना है, ओमेगा टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरे पास एक्चुअली बाहर माइनस था, बाहर मेरे पास माइनस था, इसलिए मैंने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस कर दिया, ताकि एट द एंड माइनस माइनस प्लस हो जाए। समझ आ रहा है? ओमेगा टी को हमेशा प्लस में रखना है, और इसकी साइन पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, क्योंकि बाहर माइनस अवेलेबल था। कैपेसिटर में देखना, कैपेसिटर में हम थोड़ा सा अलग करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कैपेसिटर भी देख लेते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उस समय क्या काम होने वाला है। देखिए अच्छा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? एक फॉर्मूला पढ़ रखी थी हमने कैपेसिटर के समय, Q इज इक्वल टू VC, याद है? Q इज इक्वल टू VC, सो वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q बाय C। अब इसमें भी KVL लगाओ, करंट इधर फ्लो हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू KVL इसको पॉजिटिव ले लेंगे, बिकॉज ये प्लस ये माइनस, सो प्लस V माइनस Q बाय C इज इक्वल टू 0, इसको वहां ले लो, V इज इक्वल टू Q बाय C। मुझे क्या ढूंढना है, करंट। अब करंट की वैल्यू क्या होती है? चलो पहले तो काम करते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू VC, करेक्ट। V के बदले हम लिख लेते हैं V नॉट साइन ओमेगा t इंटू C। अच्छा बच्चा लोग, मेरे को पता है कि करंट की वैल्यू होती है dq बाय dt। मैंने आपको कहा था कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे समय के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, बिकॉज करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, लेकिन हमने तो एक फिक्स डायरेक्शन ले ली है। फिक्स डायरेक्शन कब होगी? एक पर्टिकुलर समय पे, ठीक है। तो उस समय के लिए करंट कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट dq बाय dt। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो देखिए dq बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ v नॉट साइन ओमेगा t c। इसका डिफरेंशिएशन करना मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना। अब dq बाय dt के लिए क्या लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल टू v नॉट बाहर c बाहर, v नॉट c बाहर, क्या बचा, d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा t, v नॉट c साइन ओमेगा t के बदले क्या कर देंगे, cos ओमेगा t। डिफरेंशिएशन है तो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई, क्लियर। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इस ओमेगा को मैं इसके साथ लिख देता हूं, सो I इज इक्वल टू v नॉट c ओमेगा, इसका नेम क्या होगा, cos ओमेगा t। अच्छा बच्चा, मुझे तो यहां पे I नॉट चाहिए, इसका मतलब ये पूरा मिलके I नॉट बना रहा है। अच्छा एक चीज और, जरा यहां ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? देखो एक मैथमेटिकल चीज है ना बच्चा, ये तो अगर a अपॉन 1 बाय b हो, 1 बाय b, तो आपको पता है कि ये ऊपर चला जाता है, जो फ्रैक्शन एक साथ होता है उसका डिनोमिनेटर ट्रैवल करता है, ये हम सबने पढ़ रखा है मैथ्स के अंदर। तो ये यहां आ जाता है, तो इसको हम लिखते हैं ab। क्या मैं इसको वापस ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ एक दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये c ओमेगा को 1 अपॉन करके लिख लिया, क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली ये इधर ही जाएगा और चीजें वैसे की वैसी रहेगी। अच्छा
अब जरा ध्यान से देखना, इस पूरे के बदले यहाँ पे cos ओमेगा टी, इस पूरे के बदले हम क्या लिख देंगे I नॉट, बिकॉज ये हमें देगा मैक्सिमम करंट इन द सर्किट व्हेन कैपेसिटर इज प्रेजेंट। सो ये I नॉट दे रहा है। अब जरा वापस ध्यान से सुनो, हमने पहले भी देखा था I इज इक्वल टू V बाय R होता है। इसका मतलब कैपेसिटर के समय ये जो चीज है 1 बाय सी ओमेगा, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। यस, कहां लिखूं? यहां लिख लो, ध्यान से देखना बच्चा लोग। ये जो 1 बाय ओमेगा सी है, ये बिहेव करेगा लाइक रेजिस्टेंस। कब? जब कैपेसिटर होगा। इंडक्टर के समय ओमेगा एल, यहां पे हमने क्या देखा था, इसका रेजिस्टेंस क्या था? ओमेगा एल। और इसके समय 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम बोल देंगे एक्सी, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के समय इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के समय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका काम क्या है? करंट को रोकना। इंडक्टर है तो कोई चीज करंट को रोक रही है, यानी कि वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस बन गया। कैपेसिटर है तो कोई चीज करंट को रोक रही है, मतलब वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बन गया। वो रेजिस्टेंस कितना होगा? वो होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी, और उसका सिंबल क्या होता है? एक्सी, और उसका नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगेन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट तो सेम रहेगी, ओम। ये रेजिस्टेंस ही है ना, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? फिर से सेम। अच्छा, अब इसके बदले हमने I नॉट लिख दिया, सो ये क्या हो गया? cos ओमेगा टी। अगेन मुझे क्या चाहिए? मुझे यहां पे साइन है तो इधर भी साइन चाहिए। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू I नॉट cos पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख रहा हूं। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं प्लस करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा, माइनस करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस हो जाएगा, और हमें तो ओमेगा टी पॉजिटिव ही चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे कॉस के बदले क्या लिखना पड़ेगा? साइन। तो बच्चा लोग ये आ गया करंट ड्यू टू कैपेसिटर व्हेन एसी सोर्स इज अवेलेबल। अच्छा, अब जरा देखो, cos ओमेगा टी है और यहाँ पे करंट में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। प्लस प्लस का मतलब आगे हो गया, मतलब अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो उस समय करंट, अब फेज 90 डिग्री ज्यादा होने का मतलब है कि करंट वोल्टेज से हमेशा आगे भाग रहा है। बट चलो यहाँ पे एक चीज बहुत खास है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट 0 होगा। यस, कैपेसिटर के अंदर देखो हमें पता ना कि करंट बार बार चेंज हो रहा है। सो जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी, उस समय करंट 0 हो जाएगा। और उसका उल्टा होगा इंडक्टर में, जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। ये कैसे भाई? हमें पता है कि वोल्टेज और करंट एक साथ चेंज होते हैं। ओम ने तो यही कहा था ना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन बच्चा लोग यहां पे फर्क आ गया जब हमने एसी सोर्स को अप्लाई किया। एसी सोर्स की वजह से जब वोल्टेज मैक्सिमम था, इंडक्टर की बात कर रहा हूं, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट 0 हो जाएगा। और अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0। बताता हूं अभी, वो डायग्राम भी ड्रॉ करके बताता हूं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, फार्मर्स लोग है ना, अपने उनकी जो मशीनें होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसका एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक डिवाइस लगा के देती है ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कम हो जाए। उस डिवाइस के अंदर कुछ नहीं होता है, एक एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर्स होते हैं। क्या होता है? इंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स। क्यों? इंडक्टर क्या करता है? करंट को स्टोर करके रख रहा है। जब वोल्टेज 0 हुआ उस समय करंट को छोड़ देगा। वोल्टेज 0 मतलब करंट 0, लेकिन इंडक्टर ने बहुत चालाकी की, उसने करंट को स्टोर करके रखा, पकड़ के रखा।
मतलब जब वोल्टेज जीरो है तो उसने करंट को छोड़ दिया। ये तो वही बात हो गई कि आप बारिश का पानी गिर रहा है, आप उसको सेव करके रख रहे हो, जब आपके पास पानी खत्म हुआ आपने बारिश का पानी यूज कर लिया। इसीलिए ये जो डिवाइस मैंने कहा ना गवर्नमेंट लगा के देती है फार्मर्स को, उसकी वजह से उनका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। मैं नहीं बोलूंगा जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली अच्छा खासा कम हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक चीज थोड़ी चीटिंग की बात है, पता है कितने लोग है ना अपने घरों में अपने दुकानों पे मीटर में छेड़खानी करते हैं। जो टॉरेंट का पावर का मीटर आता है ना, उसमें कोई बंदे आपको मिले होंगे, शायद आपके घर आए होंगे या आपके कांटेक्ट में आएंगे, जो बोलेगा कि मैं आपके मीटर में कुछ ऐसा करूंगा कि आपका बिल कम आएगा। और एक्चुअली होता है, एक्चुअली बिल कम होता है। वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपके मीटर के रेटिंग के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट कैपेसिटर लगा देते हैं। अब कैपेसिटर का काम क्या है? वोल्टेज को पकड़ के रखना। यानी उसने एक पर्टिकुलर समय तक वोल्टेज को पकड़ के रखा, फिर अपना खुद का वोल्टेज दे दिया। अब अपना खुद का वोल्टेज दे रहा है तो उस समय टॉरेंट से आने वाला वोल्टेज को तो वो रोक देगा। मतलब टॉरेंट के लिए वो वोल्टेज धीमे 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 कम होता जाता है। समझ रहे हो? कैपेसिटर का काम क्या है? वोल्टेज को पकड़ के रखना। तो जब करंट जीरो हो जाएगा, जब करंट जीरो हो जाएगा उस समय कैपेसिटर अपना वोल्टेज दे देगा, उससे नहीं लेगा, टॉरेंट वाले से नहीं लेगा, अपना खुद का दे देगा। इसका मतलब आपका वोल्टेज कंजप्शन अकॉर्डिंग टू टॉरेंट कम हो गया। और अगर वोल्टेज कंजप्शन कम हो जाएगा मतलब आपका बिल कम आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है? ऑब्वियसली ये चीज इलीगल है, बट करने वाले करते हैं चोरी छुपे। आपको करना है आप भी करो, लेकिन पता होना चाहिए कि कैपेसिटर को कौन से वायर में लगाना है। ज्यादा बताऊंगा तो फिर बोलोगे चीटिंग सिखा दी होंगे सर ने। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक चीजें क्लियर हुई? ओके, तो बच्चा लोग इस समय हमें करंट क्या मिला था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस समय हमें करंट क्या मिला? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इस समय वोल्टेज था V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना मिला? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, अब अच्छा इसका फेज डिफरेंस बताओ जरा मुझे। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। तो इसका फेज क्या है? ओमेगा टी, और इसका फेज क्या है? ओमेगा टी। सो ये कितना हो गया? जीरो। यानी कि जब रेजिस्टर है सो दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब है कि करंट और वोल्टेज एक साथ भाग रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। जब वोल्टेज जीरो उस समय करंट जीरो, जब करंट जीरो वोल्टेज जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम। इसका मतलब होता है ये कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब अगर इसको मुझे फेजर डायग्राम से दिखाना, फेजर डायग्राम, मतलब फेजर डायग्राम एक्चुअली ग्राफ होता है, नथिंग एल्स। इट इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम, और कुछ नहीं है। देखो यहां करूं, समझ आएगा? इधर कर लेता हूं। हम इसको ले लेंगे t और यहां पे ले लेंगे हम लोग v। अब मुझे पता है, देखो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? स्ट्रेट डायरेक्ट स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका v नॉट। अब अच्छा इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो होगी v नॉट के इक्वल। याद रखना, लेंथ ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज यानी V नॉट। और अगर मैं, अच्छा एक चीज, जो इसका फेज है वो ये हो जाएगा ओमेगा टी। यानी कि मैंने कहा था ना एक एंगल है, ये एंगल किसके साथ बन रहा है? टाइम एक्सिस के साथ। किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इधर ले लूं, y एक्सिस पे इसका मैं प्रोजेक्शन लूं, ये ओमेगा टी है, तो क्या ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी?
यस और नो? भाई ये एंगल है तो इधर कॉस और इधर साइन, ये तो पता ही है ना। सो ये क्या हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चा लोग यहां पे ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन वाई एक्सिस, ये आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। यानी कि जब तक सर्किट में करंट चालू है, बैटरी ऑन है, किसी भी समय किसी एक पर्टिकुलर समय पे कितना वोल्टेज होगा। बच्चा लोग ये जो है वो तो किसी पर्टिकुलर समय का ही वोल्टेज है ना। सो प्रोजेक्शन आपको क्या देगा, किसी पर्टिकुलर समय का वोल्टेज, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब अगर मैं करंट की बात करूं, सो करंट का फेज भी सेम है ओमेगा टी, मतलब जहां वोल्टेज है वहीं पे करंट भी है, जहां वोल्टेज वहीं पे करंट। तो अब हम क्या करेंगे, करंट को इसी के ऊपर दिखा देंगे, इसी के ऊपर, लेकिन उसकी लेंथ छोटी रखेंगे। क्यों? भाई पता है ना, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। यस और नो? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय आर। करंट हमेशा कम होगा वोल्टेज के कंपैरिजन में, इसलिए हमने क्या किया, उसका एरो छोटा बनाया। और इसका भी ग्राफ हम, इसका प्रोजेक्शन हमको क्या देगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये है फेजर डायग्राम, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसको अगर एकदम सिंपल में ड्रॉ करना हो, एकदम सिंपल में, तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये वोल्टेज, ये करंट, खत्म, फिनिश। हमको सिर्फ उसका फेज दिखाना है, उसकी वैल्यू नहीं, सिर्फ फेज। तो हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस जगह पे वोल्टेज चल रहा है उसी जगह पे करंट चल रहा है, करंट की वैल्यू छोटी है इसलिए उसका एरो भी छोटा है, और कुछ नहीं। क्लियर? ये था फेजर डायग्राम। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको दिखाता हूं वेव डायग्राम। दो डायग्राम हमें हर सब सर्किट के लिए करना है, फेजर और वेव। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, चलिए। अभी हम सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टर की और उसकी बात करेंगे अभी। वेव डायग्राम, मतलब वेव डायग्राम का मतलब क्या है कि वोल्टेज किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको ग्राफिकली दिखाना। अब वोल्टेज साइन के हिसाब से चेंज होगा, साइनोसॉइडल है ये, तो जो चीज साइन फंक्शन पे डिपेंड करती है उसको हम साइनोसॉइडल कहते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, साइन जैसा। ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और ये क्या देगा आपको, V नॉट। अब अगर मैं इसी के ऊपर करंट का ग्राफ भी ड्रॉ करूं, एक ही के ऊपर करंट का भी वेव ड्रॉ करनी है, तो हमें पता है कि दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस 0 का मतलब जैसा जैसा वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, तो जब वोल्टेज 0 तो करंट 0। ये चीज, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो जब वोल्टेज 0 तब करंट भी 0, सॉरी मैक्सिमम तो मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। हमने करंट का ग्राफ थोड़ा छोटा रखा है, उसका कर्व छोटा रखा है। क्यों? बिकॉज करंट वोल्टेज से कम होगा, करंट की वैल्यू वोल्टेज से छोटी होगी, इसलिए करंट को छोटा किया है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा लास्ट में मैंने फास्ट कर लिया था,